अगर आपको याद हो हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या बात की थी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? The likelihood of the occurrence of an event, not just occurrence of an event, the likelihood that an event will occur. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर करने के हमारे पास दो मैकेनिज्म्स होते हैं। एक मैकेनिज्म है कि हम थ्योरेटिकली मेजर कर लें कि जी एक डाइस है तो उस डाइस को रोल करेंगे तो 1/6 ऑफ द टाइम वी एक्सपेक्ट दैट वन विल कम, 1/6 ऑफ द टाइम वी एक्सपेक्ट दैट वी विल हैव 2/1/6 of the time we will have 3/1 similarly अगर हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड होगा तो हम उसमें से रैंडमली चूज करते हैं, तो वी वुड एक्सपेक्ट अगर हम 1000 मरतबा चूज करते हैं या ये कह लें कि वी चूज 52,000 टाइम्स, तो वी एक्सपेक्ट के 1000 टाइम्स हमारे पास जो है वो 2 ऑफ हार्ट्स आ रहा होगा, हर पता ऑन एवरेज 2 ऑफ हार्ट्स आ रहा होगा। लेकिन ये काम जो है वो हमारे थ्योरेटिकल वो थी। अब एक हमारी पास आ गई प्रैक्टिकल या इंपेरिकल कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके हमने जो प्रोबेबिलिटी को हासिल किया, और उसमें हम क्या करते हैं, हम उस एक्सपेरिमेंट को 1000 मरतबा या 10,000 मरतबा या 50,000 मरतबा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअली वैल्यूज क्या आ रही है। एक तो थ्योरी थी ना कि जी 100 में से एक चीज उठाएंगे तो 99% चांस है कि हमने गलत चीज उठाई होगी। ठीक है, सो दिस इज माय इंपेरिकल। और ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट कि मैं सेफ जोन में लैंड करूंगा या मैं कार्ड के डेक में से पता निकालूंगा तो मेरे पास एस ऑफ हार्ट्स आएगा। ठीक है, दिस इज द इवेंट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड आई एम लुकिंग फॉर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लाइकलीहुड ऑफ पुलिंग अ कार्ड एंड इट बीइंग द एस ऑफ हार्ट। ठीक है, दैट इज माय इवेंट। सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो मेरी सैंपल स्पेस है, और ऑब्वियसली मेरा जो भी इवेंट होगा वो मेरी सैंपल स्पेस के अंदर से ही होगा। सो इफ आई से के व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई वुड लैंड इन माय सैंपल स्पेस इज 1, आई एम 100% श्योर दैट आई वुड लैंड इन माय सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सैंपल स्पेस को डिफाइन हमने किया फॉर ऑल यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स, union of all events such that the events the probability of all events is sum of probability of all events is 1 and events are non overlapping। अगर मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो events हैं वो events, अगर ये मेरी sample space है और इस sample space के अंदर दो events हैं, एक event ये है और एक event ये है, तो ये A1 है और ये A2 है, ये इन दोनों events के दरमियान में कोई चीज कॉमन नहीं है। फिर आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है, क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, किसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के मैं कहता हूं जी मेरी क्लास के अंदर जो है वो इस वक्त 15 लोग बैठे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट पर्सन हु वॉक्स इनटू द क्लास इज अ मेल स्टूडेंट। ठीक है, मेरी क्लास में से 15 लोग बैठे हुए एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट स्टूडेंट हु वॉक्स इनटू द क्लास इज अ मेल स्टूडेंट। ठीक है, ये कुछ काम हो चुका है, उस काम की वजह से क्या मेरे नए काम के ऊपर जिस इवेंट में मैं इंटरेस्टेड हूं उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली अगेन, if this is your sample space and let's say this is event A and this is event B and there is some overlap, we suppose that there is some overlap between these two events, so if even अगर मैं कहता सिर्फ बात करता कि event what is the probability that event B would happen, what is the probability that event B would happen, तो आप कहते हैं कि जी the whole area of this sample space divided and the take the area of B divided by the whole area of the sample space।
and this would give you the probability that event B would occur. But if I say that event A has already happened, event A occur हो चुका है, then that means मैं already इस region में बैठा हुआ हूँ, मैं already इस region में बैठा हुआ हूँ, and now what's the probability that even B will also occur? This is the probability, this is common area, the common area. अगर मैं इस common area में land करूंगा तो I would be in both A and B. ठीक है, so probability of B given A is equal to probability of B intersection A over probability of A. क्योंकि एक A होगा तो आप ये काम आगे चलेंगे ना, A होगा तो ये काम आप इस वाले रीजन में जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल एरिया क्या था, यहाँ पे टोटल एरिया होल सैंपल स्पेस थी, और होल सैंपल स्पेस का की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 थी. सो यू वर डूइंग B डिवाइडेड बाय 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाती थी आपके पास. B डिवाइडेड बाय सैंपल, B इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस इज B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1. यहां पे आपके पास क्या आया, A टोटल एरिया था जो काम हो चुका है. नाउ दिस इज योर सैंपल स्पेस, ये A इज योर सैंपल स्पेस, ये आप इस रीजन में बैठे हुए. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर इन दिस रीजन, जो इसका कॉमन एरिया डिवाइडेड बाय द होल सैंपल स्पेस. ठीक है, सो कॉमन एरिया क्या है हमारे पास, B इंटरसेक्शन A एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A. यहां से देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, अच्छा, यहां से अगर मैं कहूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, this is equal to probability of A given B into probability of B. ठीक है, ओके. अच्छा, अब ये वाला जो केस था, मैं इस केस को लेके चलता हूं, यहां से इस केस को लेके चलते हैं. ये वाला केस कहता है probability of B given A is equal to probability of B intersection A over probability of A. ठीक है, but this is equivalent to probability of A intersection B over probability of A. A intersection B is equal to B intersection A. ठीक है, A intersection B is equal to B intersection A. इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, so that says that probability of B intersection A is equal to, यहां से ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं. So this is probability of A given B over into probability of B over probability of A. ठीक है, this is called Bayes rule. This is called Bayes rule. जो आपने Bayesian लर्निंग या नाइव बेस एल्गोरिथम का नाम सुना होगा, उसके अंदर जो बेस है वो ये वाला Bayesian का बेस जो है वो ये वाला बेस है. ठीक है, ये वाला बेस है जो कि नाइव बेस की बात करता है, या Bayesian लर्निंग की बात करती है, या Bayesian बिलीफ नेटवर्क्स की बात करता है. उन तमाम केसेस के अंदर ये वाला काम हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक बीमारी है, वो बीमारी जो है वो पॉपुलेशन में 5% ऑफ द लोगों को होती है. ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो एक बीमारी है, वो पॉपुलेशन में 5% लोगों को होती है. और हमारा टेस्ट, हमारे पास एक टेस्ट है, वो टेस्ट जो है वो अगर आपको बीमारी हो तो 90% एक्यूरेसी से बता देता है कि आपको बीमारी है. ठीक है, अगर आपको बीमारी हो तो वो 90% एक्यूरेसी से बता देता है कि आपको बीमारी है. आपने टेस्ट करवाया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव द डिजीज,
दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, अगेन दोबारा केस सुनिए। एक बीमारी है जो कि लेट्स से 5% ऑफ द पॉपुलेशन को होती है। ठीक है, आप रैंडमली 1000 लोग लें तो 1000 में से 50 लोगों को बीमारी होगी। ठीक है, आपने एक टेस्ट डिवाइस किया, एक साइंटिस्ट ने एक टेस्ट डिवाइस किया, उस टेस्ट वो टेस्ट 90% एक्यूरेट है, या ये 90% करेक्ट बताता है कि अगर आपको बीमारी है तो वो आपको बताता है कि हाँ जी आपको बीमारी है। 90% ऑफ द टाइम्स करेक्ट बताता है। अगर उसने कहा है कि जी आपको बीमारी है तो 90% ऑफ द टाइम्स आपको बीमारी होती है। दैट मीन्स 10% ऑफ टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि आपको बीमारी नहीं होती, लेकिन वो टेस्ट कहता है कि आपको बीमारी है। तो अगर आपके टेस्ट का रिपोर्ट ये कहती है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर सिक? फिर वही वाली बात है, 10% है। देखो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज इज इक्वल टू 5%। 5% इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट गिवन डिजीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन डिजीज इज इक्वल टू 90% इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज वो रह गई, जब भी हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट की कुछ हमारे पास एक रेशियो आ जाती है कि टेस्ट जो है वो 70% 80% ऑफ द टेस्ट आर पॉजिटिव। हम ये चलें इसको देख लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, यहाँ ऊपर वाले उसमें पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन डिजीज into probability of disease over probability of positive। ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट करें। ये क्या थी वैल्यू? 0.9 into probability of disease was 0.05 over probability of positive। ठीक है, probability of positive। ठीक है, सो ये कितना बना? 0.9 into 0.05 करें जरा, 0.045। ठीक है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपका जो टेस्ट था, अगर 1000 टेस्ट हुए थे तो उन 1000 टेस्ट में से कितने टेस्ट पॉजिटिव थे। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि जी 1000 टेस्ट में से जो है वो 850 टेस्ट पॉजिटिव थे, 85% टेस्ट ऑफ द टेस्ट वर पॉजिटिव। 1000 टेस्ट हुए, ठीक है, चले हम कब कर देते हैं, हम कहते हैं कि 1000 टेस्ट में से 60 टेस्ट 60% ऑफ टेस्ट वर पॉजिटिव, 60% ऑफ द टेस्ट वर पॉजिटिव। ठीक है, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन अ पॉजिटिव रिपोर्ट इज इक्वल टू 0.045 ओवर 0.6। क्या हो गया जी? कैलकुलेट करें। 0.075। सो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7.5% चांस है कि आपको बीमारी है। यू डू नॉट हैव टू वरी, इवन इफ द टेस्ट सेज आई एम 90% एक्यूरेट, इफ यू आर सिक 90% ऑफ टाइम्स आई विल टेल यू दैट यू आर सिक। ठीक है, अगर टेस्ट आपको ये क्लेम भी करता है कि इफ यू आर सिक आई विल टेल यू 90% ऑफ टाइम्स दैट यू आर सिक। ठीक है, if I say you are sick 90% of time you will report, you will get out to be sick। ठीक है, अगर ये सिस्टम रिपोर्ट करता है, ये टेस्ट इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, उसके बावजूद
अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओनली 7.5% चांस है कि आप वाकई बीमार हैं। ठीक है, ये हमें बेस रूल बताता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस रूल से हमें पता चलता है। जब हम बात करते हैं अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है? ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से वैल्यूज निकल रही हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज निकल रही है ये हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकल रही हैं। ठीक है, कि आपने 1000 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उन 1000 एक्सपेरिमेंट्स में से 70 नो को आपने नो कहा, सॉरी 200 लेट्स से हम कहते हैं 200 करने थे, 100 पॉजिटिव थे 100 नेगेटिव थे, 100 यस थे 100 नो थे। आपने जो 100 नेगेटिव थे उसमें से 70 को आपने नो कहा, 30 को आपने यस कहा, और सिमिलरली जो 100 पॉजिटिव थे उसमें से 99 को आपने यस कहा और एक को आपने नो कहा। तो यहां से आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकल रही है। इफ यू आर सिक 99% टाइम्स आई विल टेल यू दैट यू आर सिक। ठीक है जी जी जी, नहीं फिर वैल्यूज बढ़ जाती, फिर ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस टेस्ट के अंदर। अगर वो टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट होता या उसकी कम वो वेटेज होती, ठीक है, तो वो आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है इस टेस्ट की पॉजिटिविटी में के कि जी हाँ जी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेट्स से कोविड का टेस्ट था, ठीक है, तो टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब है देयर इज 80% चांस और 95% चांस दैट यू आर एक्चुअली सिक। ठीक है, ऑलराइट जी। उसके बाद कुछ चीजें जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, वो जो हमें देखनी है। पहली चीज जो है दैट इज मीन। व्हाट इज मीन? मीन एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, और मीन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द, और इसको हम लिखते हैं म्यू एक्स भी लिखते हैं, इसको कई जगह पे एक्स बार भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास मीडियन है, अगली बात मीडियन। फिर हमारे पास मोड है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन? आपका डेटा, मीन तो आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा है उसकी सेंट्रल पोजीशन क्या है, उसके बाद ऑन यानी उसकी एवरेज वैल्यू या सेंट्रल पोजीशन क्या है। जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन ये बताती है कि जो मीन पॉइंट है आपका डेटा ऑन एवरेज उससे कितना दूर है, ऑन एवरेज उस सेंट्रल डेटा से कितना दूर है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन एज, पहले इसके वेरिएंस लिख लेते हैं, वेरिएंस लिख लेते हैं, वेरिएंस इसको हम सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं। दिस इज रिटन एज सम ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस म्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to n कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं नेगेटिव वैल्यू को खत्म करने के लिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज जो है वो मीन से इधर होंगी, कुछ वैल्यूज मीन से इधर होंगी, तो इफेक्टिवली हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो तो हमारे उनको वो करने के लिए जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। इसका जब हम अंडर रूट ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। दिस इज सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर ओवर एन का अंडर रूट। ठीक है, फिर दो वेरिएबल्स आपस में किस तरह इंटरडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे के ऊपर किस तरह इफेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, इसको हम लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस
एक्स म्यू एक्स इंटू वाई आई माइनस म्यू वाई ओवर एन। ठीक है, ये हम लिखते हैं कोवेरियंस के लिए। ठीक है, ये जो मीन है ये मेरे डेटा की सेंट्रल पोजीशन बताता है। सिमिलरली मेरी सेंट्रल पोजीशन से मेरा डेटा कितना दूर दूर है या किस तरह स्प्रेड आउट है वो मुझे बताता है मेरी वेरिएंस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल मोमेंट्स। मीन इज द फर्स्ट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल मोमेंट ऑफ योर डेटा एंड वेरिएंस इज द सेकंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल मोमेंट ऑफ योर डेटा, बल्कि इट इज द वेरिएंस इज योर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल मोमेंट। अब इससे अगली जो चीज है वो बताती है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक साइड पे टिल्टेड तो नहीं है। लेट्स से आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, ये किसी साइड पे टिल्टेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका डेटा जो है वो कुछ इस शक्ल का था। ठीक है, एक साइड पे जो है वो हम कम था और एक साइड पे हम ज्यादा था, या इसकी ऑपोजिट साइड यहां से बहुत स्टीप था यहां पे यूं था। ठीक है, मीन इन तीनों में शायद यही हो, मीन वैल्यू तीनों में शायद यहीं पे हो, लेकिन डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द थर्ड स्टैटिस्टिकल मोमेंट। ठीक है, और ये मुश्किल नाम है या ये कह लें कि कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है। हमारा एक पेपर था, उस पेपर में हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन ली थी। ठीक है, उस पेपर के अंदर जो है ना हमने उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेजा, वी फाउंड the positive square root of the second central statistical moment of the data and found these values। ठीक है, क्या किया था, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ली थी यार, डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन लेके हमने जो डेटा को जो है उसमें उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर हमने जो डिसीजंस ले लिए थे। ठीक है, तो लेकिन लिखने के लिए अगर ये लिख देते कि हाँ जी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है तो अगले बंदे ने जो है ना ला चित्र लेना सी। ठीक है, लेकिन हमने उसको कहा कि हमने जो है ना डेटा की पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सेकंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल मोमेंट। ठीक है, बोलने का तरीका। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें जो बताई थी, मैंने कहा था कि जी आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिन डिस्ट्रीब्यूशंस को आप देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, अर्लैंग और एक्सपोनेंशियल। ये प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में या परसों जो हमारा क्विज है उस क्विज के अंदर ये चीजें शामिल नहीं होंगी, उसके अंदर मैक्सिमम भी नॉर्मल और यूनिफॉर्म ही होंगी, इससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे आगे ना जाए। ये वाला अर्लैंग, ERLANG, अर्लैंग